अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको IPOS सॉफ्टवेयर के अंदर जो परचेज़ का वोचर है उसका उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि परचेज़ का वोचर क्या है और उसकी बाकी चीज़ें आप क्या-क्या चीज़ उसके अंदर उसका फीचर्स है और क्या-क्या चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जिनके मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर स्टॉक पड़ा होता है। आप ये समझ लें कि जिनके मल्टीपल गोदाम्स हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स होती हैं या आप जो होलसेल के सेटअप्स होते हैं उनके मल्टीपल गोदाम्स होते हैं। उनकी जो परचेज होती है वो भी मल्टीपल गोदाम्स में जाती है और जिस तरह सेल करते हैं वो भी किसी भी गोदाम से वो सेल भी कर सकते हैं। एक ही आइटम उनका मल्टीपल लोकेशन पे भी पड़ा होता है और मल्टीपल लोकेशन से वो सेल कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो होगी वो आपने आखिर तक देखनी है। ये थोड़ी सी इसकी जो वीडियो की ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा तो होगा, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आपको जो आपकी प्रैक्टिकल वर्किंग है उसमें आपको काफ़ी सारा हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि हमने आज ये हमारे पास 4 स्लाइड्स हैं जिसको हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि आया परचेज वोचर है क्या। अच्छा, परचेज वोचर को आप यूं ले लीजिए कि जब आप फिजिकली कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हैं और वो चीज़ अगर आप IPOS सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप सिस्टम को बताते हैं, सॉफ्टवेयर को बताते हैं, तो वो जिस चैनल से बताई जाती है उसको हम बोलते हैं जी ये परचेज वोचर है। बाकी उसके अंदर आप देखें उसका वोचर नंबर क्या चीज़ है, उसके कमेंट्स हैं, ये जितनी भी हैं ये उस फॉर्म की डिटेल्स हैं। ये इनका पर्पस क्या है और आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। तो ये देखने के लिए सबसे पहले तो मैं आप सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। अच्छा, मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं कि ये वीडियो क्योंकि इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी, तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे ताकि आपको पता हो कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ आपके काम की है। सबसे पहले तो ये देखें इसके अंदर कमेंट्स की ऑप्शन है, फिर इसके बाद वर्चर की डेट, रेफरेंस डेट और पेमेंट डेट, ये 3 डेट्स का ऑप्शन मौजूद होता है। इनमें क्या फ़र्क है। डिस्काउंट जो पूरे बिल के ऊपर आप देते हैं, यानी कि जब कोई बिल आप परचेज कर रहे होते हैं किसी पार्टी से, वेंडर से, तो पूरे बिल के ऊपर अगर आपको कोई डिस्काउंट दे देता है तो उसको आपने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। और इसी तरह जब आप कोई सामान लेके आते हैं, जब आप कोई सामान लेके आते हैं उसके ऊपर जो ओवरहेड्स आते हैं या कैरेज आता है तो उसको आप किस तरह डील करेंगे। और कैरेज भी फिर दो तरह का होता है। एक कैरेज वो होता है जो सप्लायर के अकाउंट के अंदर जाता है कि सप्लायर कहता है कैरेज मैं पे कर दूंगा, आप मेरे बिल के अंदर इसको ऐड कर लें। दूसरा ये होता है कि आप कैरेज सामान की जो पेमेंट होती है वो तो सप्लायर के खाते में जाती है, लेकिन जो कैरेज होता है वो आप खुद पे करते हैं। तो उसका उस प्रोडक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन सिस्टम को बताना होता है कि आपने उसको ओवरहेड्स आए हुए हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर। इसके बाद सप्लायर्स, वेंडर, पार्टी नेम, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं जिनसे आप माल ले रहे होते हैं। और ये इसके बाद जो है कि आप जब परचेज का प्रोसीजर जब कर रहे होते हैं तो कोई ऐसा सप्लायर जो ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर क्रिएट नहीं है, तो आया वो जो परचेज का फॉर्म है उसी के अंदर रहते हुए आप उसको क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसका जवाब ये है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ये है कि आइटम का कोड क्या है जी। और उसके बाद अगर हमें आइटम का कोड नहीं पता या हमारे पास स्कैनर नहीं है तो हम उसको किस तरह ऐड करेंगे। तो उसका जवाब ये है कि आप उसको बाय नेम सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो चीज़ इसके अंदर हम कवर करेंगे वो ये होगा कि हम जब कोई नया आइटम, जिस तरह हम नया सप्लायर क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह आया हम नया कोई आइटम, अगर कोई नई प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम के अंदर ऐड नहीं है तो वो ड्यूरिंग परचेज हम उसको ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसका जवाब यस है जी कि हम आइटम कोड के अंदर F11 की अगर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने आइटम फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो परचेज का बिहेवियर है वो बिहेवियर इस तरह होता है, कुछ लोग इस तरह यूज करते हैं कि वो सिंगल आइटम की कास्ट प्राइस देते हैं फिर उसकी क्वांटिटी देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि वो कहते हैं जी जो टोटल कास्ट है, जो उसके ऊपर डिस्काउंट मिला, जो उसके ऊपर टैक्स है, जो उसके ऊपर आप स्कीम्स है,
वो सारों को प्लस करके जो कास्ट का टोटल बनता है, हम वो कास्ट का टोटल डालते हैं और उसकी क्वांटिटी डाल देते हैं। हमने मैन्युअली कैलकुलेशन या सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन करके टाइम ज़ाया नहीं करना कि ये इसकी कास्ट प्राइस है, ये इसके ऊपर स्कीम है, ये डिस्काउंट है, ये टैक्स है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो उसका कास्ट का टोटल है, लेट्स सपोज हमें 500 रुपए की 5 चीज़ें आई तो हमने 500 लिख दिया और क्वांटिटी में हमने 5 लिख दिया। जब हम 5 लिखेंगे तो सिस्टम समझेगा कि ये 100 रुपए की चीज़ आई है, बनिस्बत इसके कि हम उसको लिखें कि ये हमें 90 रुपीज़ की 90 रुपीज़ की चीज़ थी, इसके ऊपर हमें 10% डिस्काउंट मिला, फिर उसके ऊपर 15% हमने टैक्स लगाया, फिर उसमें एक स्कीम मिली और उसके बाद ये हमें 100 रुपए की पड़ी। ये दोनों तरीके हैं कि आया आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं या ऊपर से आप नीचे की तरफ जाते हैं। फिर इसके बाद आप ये देखेंगे कि इसके अंदर क्वांटिटी और स्कीम का क्या ऑप्शन है, और उसके बाद जो डिस्काउंट्स हैं, आप डिस्काउंट परसेंटेज में देना चाहते हैं, रुपीस में देना चाहते हैं, टैक्स परसेंटेज में देना चाहते हैं और टैक्स रुपीस में देना चाहते हैं। और फिर जो इन चारों को और स्कीम को प्लस पांचों को अप्लाई करने के बाद किसी एक आइटम की जो नेट कास्ट प्राइस बनती है वो क्या चीज़ है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब भी कोई चीज़ हम परचेज कर रहे होते हैं तो हमें इतनी बड़ी उनकी वैरायटी होती है प्रोडक्ट की, तो हमें याद नहीं रहता कि क्या चीज़ हमने कितने की ली थी लास्ट टाइम। तो यही काम आपका सिस्टम कर देता है कि जब भी कोई चीज़ आप परचेज कर रहे होते हैं तो वो राइट साइड पे आपको ये बता रहा होता है कि ये चीज़ आपने लास्ट टाइम किस सप्लायर से, किस वोचर में, कितनी क्वांटिटी में और किस रेट पे ली है। ये चारों चीज़ों से आपको आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ अगर हमें ये सप्लायर महंगी दे रहे हैं तो हमें कम से कम आइडिया हो कि ये चीज़ हमें लास्ट टाइम हमें कितने की पड़ी थी। तो इसके बाद होता है सेल प्राइस और क्वांटिटी डिस्काउंट। ये QD का मतलब होता है क्वांटिटी डिस्काउंट। नॉर्मली आपने अक्सर बिलों के ऊपर देखा होगा कि वहाँ पे बिलों के ऊपर लिखा होता है अवर प्राइस मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस होती है वो तो वो सेल प्राइस में लिख देते हैं, और जो स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस होती है वो क्वांटिटी डिस्काउंट में लिख देते हैं। ये नहीं कि अगर कोई आदमी आपसे 6 पीस लेता है तो उसका रेट क्या होगा, कोई 1 पीस लेता है तो उसका रेट क्या होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप 6 की बजाय एक ही क्वांटिटी में भी एक लिख देते हैं और प्राइस के अंदर भी आप उसको जो डिस्काउंटेड प्राइस होती है वो लिख देते हैं, ताकि कस्टमर को ये पता चल जाए कि मार्केट में ये चीज़ 100 रुपए की मिल रही है और मुझे इन्होंने 90 रुपीज़ की दी है। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि अगर जब आप परचेज कर रहे हैं तो आप ये देखना चाहें कि ये जो आइटम है मेरे पास आया पहले से मौजूद है या मौजूद नहीं है, अगर मौजूद है तो कितने पीस हैं। तो ये चीज़ आपको राइट साइड पे इन हैंड में शो हो रही होती है। जैसे शुरू में मैंने बताया था कि ये जो वोचर है, नॉर्मली जो आप हमारे वोचर देखते हैं उसमें लोकेशन की ऑप्शन रिटेल वाले सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं थी। होलसेल वाले में हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद थी लोकेशन की। ये रिसेंटली हमने ये, क्योंकि जिस तरह की मार्केट की डिमांड है कि अक्सर लोगों के पास मल्टीपल गोदाम्स होते हैं और वो उनकी जो आइटम्स की परचेज होती है वो कुछ आइटम्स शॉप के ऊपर रखते हैं, कुछ गोदाम 1 में, कुछ गोदाम 2 में या वेयर हाउस वगैरह में रख देते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो रिटेल का हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी हमने लोकेशन की ऑप्शन दी है। तो लोकेशन आप कितनी ऐड कर सकते हैं, इसका जवाब यही है कि आप जितनी लोकेशन चाहिए आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई खास लिमिट नहीं है। एक ही आइटम आप मल्टीपल लोकेशन के ऊपर भी रख सकते हैं। जी बिल्कुल, एक ही आइटम आप कुछ पीस उसके शॉप के कुछ गोदाम 1 में, कुछ गोदाम 2 में आप रख सकते हैं। और ये एक चीज़ ये है कि आप कुछ आइटम लोकेशन पे रखें और कुछ आइटम आप ओपन रख दें। तो इसका जवाब ये है कि आप कोई भी आइटम ओपन नहीं रख सकते। जब आप लोकेशन वाइज लोकेशन का जो सिस्टम है वो यूज़ कर रहे होंगे, आप कोई भी आइटम ओपन नहीं रख सकते। तो उसका तरीका ये है कि आपने एक एंट्री ओपन के नाम से लोकेशन बना देनी है। अगर कोई भी आइटम आपने ओपन में रखना होगा तो उस लोकेशन को ओपन रख दें या शॉप रख दें, कोई भी चीज़ आप रख दें उसके अंदर आपने डाल देनी है। और जब आप आइटम्स के अंदर आप उतने ही लोकेशन के अंदर आप डाल सकते हैं पीसेस जितने आपने पीछे परचेज के अंदर डाले हों। कि लेट्स सपोज आपने अगर क्वांटिटी टोटल 10 ली है तो 10 ही पीस आप चाहे किसी के 5 डालें, 3 डालें, 2 डालें, लेकिन 10 से ज़्यादा या कम आप लोकेशन के अंदर नहीं डाल सकते। आखिर पे ये चीज़ आ जाती है जी कि ये वोचर को पोस्ट और अनपोस्ट करना किस तरह करते हैं, और अगर अनपोस्टेड वोचर है उसको आप ऐड और एडिट और डिलीट कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद ये है जी कि जो वोचर पोस्ट हो जाता है
उसको आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि आप नहीं। जब वॉचर एक पोस्ट हो जाता है वो लाख लग जाता है, उसको आप ना एडिट कर सकते हैं ना आप उसको डिलीट कर सकते हैं, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। उसको चेंजेस करने के लिए आपको पहले वॉचर को अनपोस्ट करना होता है। अनपोस्ट करने के बाद फिर आप उसको एडिट करना है, डिलीट करना है, जो भी है। लेकिन उस अनपोस्ट करने के लिए जो आपको पासवर्ड चाहिए होता है, वो पासवर्ड अगर है तो आप उसको अनपोस्ट करके एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको एडिट नहीं कर सकते। फिर इसके प्रिंट आता है। आप इसकी जो वोचर का प्रिंट है वो A4 साइज के ऊपर, स्लिप के ऊपर और लोकेशन वाइज, ये मल्टीपल उसके अंदर ऑप्शंस हैं। आप कोई भी ऑप्शन यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज ये है कि जो परचेज आपने डाली है, ये भी एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती है कि जो हमने परचेज डाली है उसका हमने पूरे का पूरे वोचर को, बजाय इसके कि हम वन बाई वन आइटम बार कोड के फॉर्म में डालें और वहां से प्रिंट निकालें, तो हम यहाँ से ही जो हमारे आइटम्स क्रिएट हुए तो हम उन सारों का प्रिंट लेना चाहते हैं। बार कोड, सॉरी प्रिंट नहीं बल्कि बार कोड या स्टिकर उसके जनरेट करना चाहते हैं, तो इसी पूरे वोचर के ऊपर ऑप्शन मौजूद है कि आप उसके पूरे के पूरे वोचर में आप तमाम आइटम्स का या उन आइटम्स का जिनका कोड आपका 8 डिजिट से कम है, 8 डिजिट से कम जिनका कोड है, आइटम कोड है उसको, क्योंकि 8 डिजिट में इसमें लॉजिक ये है कि जो 8 डिजिट से ऊपर के होंगे, नॉर्मली जो आइटम बार कोड आता है कंपनीज का आता है जो ऑलरेडी प्रिंटेड होता है वो 13 डिजिट का होता है, 13 या 14 डिजिट का होता है। तो उसका बार कोड आपको निकालने की जरूरत नहीं होती। आपने बार कोड उन्हीं के निकालने हैं जो आपके खुद, जिनका आपने मैनुअल कोड दिया हुआ है, या आप ऐसी चीजों के ऊपर जिसका कोड स्कैन नहीं हो रहा तो उसको आपने निकालना है। तो इसलिए जो कंपनी के बार कोड प्रिंटेड है तो उसके ऊपर आपने बार कोड लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज मैं आज इसमें बताऊंगा कि आपने अक्सर स्टोर्स के ऊपर शेल्फ टैग लगे होते हैं, तो वो मैं बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर कहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप इससे शेल्फ टैग भी निकाल सकते हैं। इसके बाद ये है जी कि आप जो पिछले वोचर बन गए हैं, अभी तो हम करंट वोचर के ऊपर बात कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी हम वोचर बना चुके हैं, तो उनको अगर हमने सर्च करना हो तो हम किस तरह सर्च कर सकते हैं। आया डेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, सप्लायर के ऊपर, वोचर के ऊपर, रेफरेंस नंबर, ये चारों ऑप्शन मौजूद है, मेन ऑप्शन है। इसके बाद भी कुछ साइड्स ऑन में ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैं मेन आपको ये चार बताऊंगा। इसके बाद जो वोचर बन रहा है, अगर आप चाहते हैं इसी वोचर के अंदर रहते हुए हम इसकी पेमेंट भी कर दें, तो वो आप इसकी उधर ही एक बॉक्स बना हुआ है, वहां पे आप इसकी पेमेंट डालेंगे तो वो सप्लायर की पूरी इन्फॉर्मेशन और पेमेंट आ जाएगी, और उसके बाद आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद रिपोर्ट्स है, आपने रिपोर्ट्स देखनी है, किस तरह रिपोर्ट्स देखेंगे। अच्छा, जो आज की वीडियो होगी वो वीडियो ध्यान में रखिएगा कि ये जो वर्किंग है इन चारों फॉर्म्स के ऊपर, ये परचेज वोचर, परचेज रिटर्न वोचर, डेबिट एडजस्टमेंट वोचर और क्रेडिट एडजस्टमेंट वोचर, ये चारों वोचर का जो फिजिकली आपको फॉर्म नजर आएगा, जो स्क्रीन के ऊपर अपीयरेंस नजर आएगी, वो सारों की सेम है। सिर्फ इसमें से जो, क्योंकि ये ना कहिएगा कि ये परचेज वोचर है, परचेज रिटर्न वोचर कोई सेपरेट चीज है। वोचर के जो लेआउट है वो सेम टू सेम है, उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। जो उसमें से फर्क पड़ता है वो फर्क ये पड़ता है कि जब आप परचेज वोचर को पोस्ट करते हैं वो आपकी इन्वेंट्री में स्टॉक को प्लस कर देता है, परचेज रिटर्न का जो वोचर होता है वो उसको माइनस कर देता है। यानी सिस्टम को पता है कि जो परचेज रिटर्न का वोचर है इसने स्टॉक को माइनस करना है, और जो परचेज का वोचर है उसने स्टॉक को प्लस करना है। ये स्टॉक को भी प्लस करेगा और सप्लायर को भी सप्लायर की लाइबिलिटी भी क्रिएट कर देगा। परचेज रिटर्न वोचर स्टॉक को आपका लेस कर देगा और सप्लायर की लाइबिलिटी को भी लेस कर देगा, यानी कि जो सप्लायर की आपने पेमेंट देनी होगी वो कहेगा कितनी पेमेंट इसको कम देनी है क्योंकि हमने इतना स्टॉक इसको वापस कर दिया। इसी तरह जो डेबिट एडजस्टमेंट वोचर है वो आपको, ये नॉर्मली तो एडजस्टमेंट करने के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी आप जब इससे इसको यूज करेंगे तो ये स्टॉक को प्लस करेगा। और जो क्रेडिट एडजस्टमेंट, अच्छा सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया जी। सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए मैं दो तीन चीज़ें आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैंने इसकी कुछ कैटेगरीज क्रिएट की थी, इसके बाद कुछ मैंने डमी आइटम्स क्रिएट किए थे, ठीक है जी, ये आइटम्स क्रिएट किए थे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे बार कोड के अंदर जाके डिपार्टमेंट्स और लोकेशंस के अंदर मैंने कुछ लोकेशन की थी। एक लोकेशन मैंने डिफ़ॉल्ट पे यानी शॉप रख दी थी 001 पे, और 002 पे G1 से मेरी मुराद गोदाम है, और G2 से मुराद गोदाम 2 है। ये आप लोकेशन कोई भी किसी किस्म का भी आप नाम रख सकते हैं। कोई मज़ीद आपने ऐड करनी हो तो यहाँ पे आप उसका जो भी नाम है या अल्फ़ा न्यूमेरिक भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप उसको देके अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो
ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं जी सप्लायर। हमने यहाँ पे 3 सप्लायर क्रिएट किए हुए हैं ऑलरेडी। ये वाले परचेज के ऊपर आते हैं जी। परचेज का फॉर्म यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम हेडर बोलते हैं। ये फॉर्म का हेडर है। आप अगर इनवाइस को जहन में रखें किसी भी जो सप्लायर की इनवाइस को, तो उसमें देखें कि एक उसकी हेडर की इंफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर ये ऊपर लिखा होता है ये किस कंपनी की है, डेट कौन सी है, और इसके ऊपर बाकी अगर कोई टर्म्स हैं या कोई भी चीज़ है तो वो उसके ऊपर लिखी होती है। और बाकी फिर उसकी डिटेल्स होती हैं कि उसके अंदर आइटम्स क्या हैं, उनका रेट क्या है, फिर उनका बिल का टोटल वगैरह, ये सारी चीज़ें नीचे लिखी होती हैं। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपको सॉफ्टवेयर के 2 सेक्शन नजर आएंगे, हेडर और डिटेल। हेडर सबसे पहले जब आप वोचर स्टार्ट करते हैं तो आपने ये ऊपर वाला ऐड बटन प्रेस करना है। ये नीचे वाला प्रेस करेंगे तो आपको आगे जाने नहीं देगा। तो हमने यहाँ से ऐड का बटन प्रेस करना है। जब हमने ऐड का बटन प्रेस किया तो हमने जब से वो पहली स्लाइड 1 में हमने देखा था कि जो वोचर का नंबर है, वोचर का नंबर क्या चीज़ है। वोचर का नंबर देखें, ये कंप्यूटर जनरेटेड एक नंबर होता है। ये 6 डिजिट या 8 डिजिट का एक नंबर होता है जो कंप्यूटर ने जनरेट करना होता है। जो कंप्यूटर ने जनरेट करना होता है, इस वजह से वो इसमें आपको क्लिक भी नहीं करने देगा और लिखने भी नहीं देगा। जो ही ये वोचर पोस्ट होता है, इसको जो एक वोचर का नंबर होता है, जो लास्ट वोचर होता है उसमें एक डिजिट प्लस करके तो वो इसको वोचर का नंबर लगा देता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी कि इसके अंदर जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स ये है बेसिकली एक इंफॉर्मेशन होती है कि आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि इसको हमने पेमेंट फलां तारीख को करनी है, या इसके हमारे इस बिल के ऊपर इसने हमें फलां तारीख को इतने % डिस्काउंट देना है, या इस बिल के अंदर डिस्काउंट लेस नहीं है, या ये बिल टैली नहीं है हम फिर भी इसको ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी कमेंट्स आप इस बिल से रिलेटेड लिख सकते हैं ताकि वो आपको याद रहे कि इस बिल के ऊपर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको रिमाइंड रखनी है। इसके बाद जो अगली चीज़ थी हमारे पास स्लाइड 1 में, वो था जी कि ये 3 किस्म की डेट्स आ रही हैं। एक डेट आ रही है जी वॉचर डेट है, रेफरेंस डेट है और पेमेंट की डेट है। तो ये 3 डेट्स का क्या पर्पज़ है। अच्छा, जो डेबिट डेट है, डेबिट डेट है वो ये है जिस दिन आप सिस्टम के अंदर स्टॉक इन कर रहे हैं, वो जो करंट डेट है, जिस तरह अभी 12/26/2018 आ रही है, यानी कि 26/12/2018 आ रही है, वो डिफ़ॉल्ट डेट यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि जिस दिन आप भी स्टॉक सिस्टम में डाल रहे हैं वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। इसको चेंज भी कर सकते हैं और अगर आप इसको रहने दें यही तो वो भी ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी एमओपी। ये एक इनवॉइस की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। हालांकि अगर आप कैश कर भी देंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि ये वोचर आपका कैश के ऊपर आया है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन होती है कि आप अगर यहाँ पे कैश करेंगे और फिर सप्लायर को पेमेंट भी कैश करेंगे। इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि रात को आपको ये पता चल जाएगा कि आज आपने कैश के ऊपर कितनी परचेज की और क्रेडिट के ऊपर कितनी परचेज की। इसके अलावा इसका कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। आगे जो डेट आ जाती है जी वो है जी रेफरेंस। ये जो रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, ये रेफरेंस डेट लिखा हुआ है, ये रेफरेंस से रिलेटेड डेट है। रेफरेंस डेट ये है जो इनवाइस की डेट है। इनवाइस की डेट और वोचर की डेट में जो डेबिट की डेट है उसमें फ़र्क इस तरह हो सकता है कि अगर कोई आपका जो परचेजर है वो छुट्टी पे है, या आपने जो स्टॉक लिया है वो सैटरडे को लिया है और उसने संडे उसकी ऑफ थी और उसने मंडे को वो इन कर रहा है। अब उसको 2 दिन की दोनों तरीकों को पता होना चाहिए कि एक तो ये है कि इनवाइस की डेट क्या है और वो सिस्टम में डाल किस दिन रहा है। जो इनवाइस की डेट होगी वो तो सैटरडे वाले होगी, यानी 24 होगी, तो यहाँ पे वो 24 लिखेगा और यहाँ पे आज की डेट आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो पेमेंट की डेट है, पेमेंट की डेट ये है कि अगर आपकी कोई कमिटमेंट हुई है कि हमने इस सप्लायर को इस बिल की पेमेंट फलां तारीख को करनी है, या इस बिल में से कुछ पेमेंट हमने फलां तारीख को करनी है, तो वो यहाँ पे आपकी पेमेंट्स की डेट आ जाएगी। यहाँ पे रेफरेंस नंबर में आपका एक तो डेबिट नंबर मैंने जिस तरह आपको पहले जिक्र किया वो तो आ गया जी आपके कंप्यूटर का नंबर। एक आपने देखा होगा कि इनवाइस के ऊपर भी नंबर होता है, तो वो जो इनवाइस का नंबर होता है वो आपने रेफरेंस नंबर के अंदर यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आपने इसको डालना है कि ये इसका इनवाइस का नंबर है। इसके बाद आ जाते हैं जी कि हमारे पास जो डिस्काउंट ऑन बिल है। अच्छा, ये देखें, आगे जाने से पहले ये डिस्काउंट है और डिस्काउंट ओवरहेड्स है। ये जो डिस्काउंट है ये पूरी इनवाइस के ऊपर है। अगर कोई सप्लायर आपको पूरी इनवाइस के ऊपर 500 रुपये छोड़ है तो आपने यहाँ पे 500 रुपये लिखने हैं।
अगर वो आपको 2% छोड़ है या 3% छोड़ है, आपने उस परसेंटेज को कन्वर्ट करना है रुपीज के अंदर, यानी 2% या 3% इनवाइस के कितने रुपीज बनते हैं, तो वो आपने यहाँ पे रुपीज ही लिखने हैं। यानी आपने यहाँ पे 5% या 2% नहीं लिखना, बल्कि उसको रुपीज में लिखना है। इसी तरह जो ओवरहेड्स हैं, ये स्पेशली ओवरहेड्स वो हैं जो आपके सप्लायर की जो पेमेंट्स हैं, जो उसका लेजर है उसके अंदर जिन्होंने इफेक्ट करना है। यानी कि इनवाइस लेट्स सपोज 10,000 रुपए की बनी, उसने 1,000 रुपए उसके ओवरहेड्स हैं जो सप्लायर ने पे किए, आपने सप्लायर को अभी 11,000 पे करने हैं, तो आपने ओवरहेड्स में 1,000 रुपए लिखने हैं। लेकिन ऐसा है कि उसने आपको जो आइटम दिए वो 10,000 रुपए के ही थे, 1,000 रुपए की आपने उसने आपको गाड़ी करके दी, लेकिन उसने कहा जी जो 1,000 रुपए है वो आपने पे करना है, वो मैंने पे नहीं करना। तो उसका फिर तरीका ये होता है कि आप 1,000 रुपये अगर यहाँ पे लिखेंगे, वो उसके खाते में चला जाएगा, कि ये नहीं कि आपने उसको 11,000 रुपये देने, वो आपको लॉस हो जाएगा। यानी आपने सब ड्राइवर को भी 1,000 रुपये दे दिया और सप्लायर को भी, सप्लायर के खाते में भी चला गया। तो फिर उसका ये होता है कि आपने यहाँ पे 1,000 रुपये नहीं लिखना, आपने उसको जो कैरिज है उसका एक एक्सपेंस क्रिएट करना है, और उस एक्सपेंस के अंदर आपने उसको 1,000 रुपये लिखना है, ताकि जो आपकी ग्रॉस मार्जिन है उसमें से वो लेस हो जाए। तो फिर वो यहाँ पे आपने नहीं लिखना, बल्कि एक्सपेंस के अंदर लिखना है। वो एक्सपेंस की भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको भी डिटेल में देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं जी सप्लायर। ये ने जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 सप्लायर क्रिएट किए हुए हैं, तो यहाँ पे उनकी लिस्ट आ जाती है। इसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सप्लायर मैं यहाँ पे नया क्रिएट करना चाहता हूँ तो कैसे क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे देखें, कोई भी सप्लायर मैं खाली नहीं छोड़ूंगा, खाली नहीं छोड़ के मैं जा सकता। यहाँ पे कोई भी एक सप्लायर सेलेक्ट कर लूंगा, टेस्ट कर लूँ कुछ भी। तो यहाँ पे अगर मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा तो ये सप्लायर का फॉर्म खुल जाएगा। इसी तरह जिस तरह बाकी मैंने कोई भी सप्लायर्स हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन डाल के अपडेट करूंगा तो वो सप्लायर मेरा क्रिएट हो जाएगा। वही यहाँ पे देखिएगा ये आ गया। ठीक है जी, मैं लेट्स सपोज इसको ले लेता हूँ जी, ये टेस्ट सप्लायर है। यहाँ से मैंने इसको सेव किया। इसके बाद अब मैं आ जाता हूँ जो नीचे आ जाता हूँ। जब मैंने ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली, तब मैंने यहाँ पे आना है। यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो ये मेरी जो स्लाइड्स है वो अगली स्लाइड आ जाएगी जी। आइटम का कोड, व्हाट इज आइटम कोड? आइटम का कोड वो है जो आप प्रोडक्ट जब आप ऐड करते हैं तो उसके अंदर आप उसका या तो उसका जो बार कोड होता है उसको स्कैन करते हैं, या आप उसको मैनुअल कोड देते हैं। क्योंकि मैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, इसलिए मैंने ना कोड स्कैन करना है और ना ही स्कैनर मैंने यूज करना है, तो मैंने खुद मैनुअली इनको कोड दिए हैं। लेकिन जब आप कर रहे होंगे तो आपने अगर कोई कोड बार कोड है तो आपने उसको स्कैन कर लेना है। अच्छा, उसको आपने स्कैन कर लिया जी। जो ही आपने स्कैन किया तो यहाँ पे इसकी आ जाती है जी कास्ट प्राइस। दाल माश 1 kg, इसकी कास्ट प्राइस कितनी है जी? कास्ट प्राइस जितनी भी है, ये डमी है इसलिए आपको देता हूँ। यहाँ पे आ जाता है इसकी क्वांटिटी। अच्छा, बल्कि दाल माश के बजाय मैं यहाँ पे बल्कि इसको कर लेता हूँ जी। इसको 1 लिख के मुझे वापस जाने देगा, या कोई भी क्वांटिटी लिखूंगा वापस जाने देगा। मैं यहाँ पे करता हूँ जी आपका मिल्क पैक आ गया जी। क्योंकि मैंने लोकेशन का आपको समझाना है इसलिए मैं यहाँ पे मिल्क पैक 1 लीटर वाला कर रहा हूँ। इसकी कास्ट प्राइस क्या है जी? इसकी कास्ट प्राइस है 120 रुपये। कितने मैंने इसके डब्बे लिए हैं? डब्बे मैंने इसके लिए हैं जी, समझ लें आप 26 लिए हैं। टोटल जो मैंने 26 लिए हैं, इसके अंदर सिस्टम ये पूछ रहा है कि आप की स्कीम कितनी है इसके अंदर। मैंने कहा इसके अंदर 2 स्कीम के हैं। अच्छा, जब 2 स्कीम के हैं तो फिर इसके बाद अगली चीज़ ये आ जाती है कि आया 2 स्कीम के बाद आप यहाँ पे नेट कास्ट प्राइस को देखिएगा कि जब हमने स्टार्ट किया था तो 120 रुपये का था। जब उस सिस्टम को हमने बताया कि 2 स्कीम यानी 2 फ्री के हैं, तो नेट कास्ट प्राइस एक आइटम की ये वाली बन गई। इसके बाद हम ये कहते हैं जी कि इसके ऊपर हमें उन्होंने 3% डिस्काउंट दे दिया। अच्छा, डिस्काउंट आप दोनों तरफ लिख सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, अगर उसने रुपीज़ में आपको डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 85 अगर उसने आपको दे दिया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो उसको रिवर्स कैलकुलेशन करके परसेंटेज खुद क्रिएट कर देगा। अब आप नेट कास्ट प्राइस देखें जी 107 हो गई है। इसके बाद सेल टैक्स है। सेल टैक्स भी आपको पता है, आप दोनों तरफ लिख सकते हैं, इधर भी लिखें परसेंटेज तो रुपीज, उसकी जो रुपीज वैल्यू है वो आ जाएगी। अगर रुपीज वैल्यू लिखेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। मैं इसको करता हूँ जी सेल टैक्स 17%। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो नेट कास्ट प्राइस है वो आ गई 125 रुपये, जो 120 से स्टार्ट हुई थी फिर 110 पे आई थी। अब जब मैंने इसको सेल टैक्स डाला तो ये उसकी प्राइस बन गई। अब यहाँ पे मुझे सिस्टम बता रहा है कि 125 रुपये आप की जो नेट कास्ट प्राइस है
वो ये आ गई। अब इसकी जो सेल प्राइस है वो आया आपने 130 रखनी है या इसको चेंज करना है। अगर तो आप कहते हैं जी आप इसकी नेट कास्ट प्राइस हमें ये महंगी पड़ रही है, हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो पीछे सिस्टम के अंदर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आपको मैन्युअली जाके आइटम फाइल वगैरह में चेंज नहीं करेगी। आप पॉइंट ऑफ सेल से जो ही ये वोचर पोस्ट होगा, आप कोई भी आइटम इस वोचर की सेल करेंगे तो उसको लेटेस्ट प्राइस लग जाएगी। यहाँ पे आप देखें दो प्राइस इसके अंदर आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं। ये है जी आपकी नॉर्मल जो सेल प्राइस है। डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट ये होता है जी कि अगर कोई बंदा आपसे 6 पीस ले, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था, तो उसको ये चीज़ 130 की बजाय 125 रुपए की पड़े। अगर कोई बंदा आप कहते हैं जी 6 नहीं 12 पीस ले तो उसको ये रेट लगे। यानी जितनी क्वांटिटी पे उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं, एक पे भी दे सकते हैं और एक से ज़्यादा पे भी दे सकते हैं। आप 12 पे जाएगा जब आइटम 12 से कम होंगे तो उसको 130 ही रेट लगेगा। लेकिन जो ही 12 या 12 से ऊपर जाएगा तो उसको 125 रुपए का रेट लग जाएगा। अच्छा, इस स्लाइड को भी साथ साथ देखते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक जिक्र किया था कास्ट टोटल का। वो ये होता है कि 100 सॉफ्टवेयर की ये सेटिंग्स है जो आप देख रहे हैं। दूसरी ये सेटिंग होती है कि आप यहाँ से कास्ट टोटल वाला यहाँ पे आ जाता है कास्ट प्राइस की जगह, और यहाँ पे क्वांटिटी आ जाती है। आपने डायरेक्ट लिखना है जी 2880। जब आप, मैं बल्कि यहाँ पे कैलकुलेटर कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ये देखें जी 2880 तकसीमे आप अगर 26 करते हैं तो ये देखें इसकी जो कास्ट प्राइस है वो ये बनती है नेट का, इसकी जो कास्ट प्राइस है। लेकिन क्योंकि हमने इसके ऊपर सेल टैक्स वगैरह भी लगाया हुआ है, इसलिए आप इसकी देखेंगे जो कास्ट का टोटल है वो बन गया जी हमारे पास। ये आप देखिएगा कास्ट का टोटल है जी 3270। अब ये देखें जी ये इसकी होगी 125 है। ये देखें 125 है, क्योंकि मैंने उसके पॉइंट्स को आगे यूज़ नहीं किया, तो इसलिए आप ये देखें ये आपकी होगी। एक तरीका ये है कि आप ये जो कास्ट का टोटल है ये वाला यहाँ पे लिखें इसको, और क्वांटिटी दें, और बाकी ये जितनी चीज़ें हैं वो आप ना लिखें। दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह मैंने अभी लिखा कि आप जो बेसिक प्राइस है वो लिखें, उसके बाद उसकी स्कीम, क्वांटिटी, डिस्काउंट, सेल टैक्स सारा कुछ लिख के उसकी जो नेट कास्ट प्राइस बने और उसके ऊपर आपने बाकी चीज़ें करनी है। अच्छा जी, इसके बाद ये आ जाता है कि हमें ये कैसे पता चले कि हमने जो ये चीज़ डाल रहे हैं, आया ये सप्लायर हमें महंगी तो नहीं दे रहा, या ये स्कीम्स और टैक्स और ये और डिस्काउंट वगैरह लगा के इस तरह के झंझट में पड़ के तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमने लास्ट टाइम ये हमें कितने की चीज़ पड़ी थी। तो उसको देखने के लिए आप ये राइट साइड पे देखें। राइट साइड पे जो ही आइटम कोई भी आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो सिस्टम बता देगा कि ये किस वोचर में आया था, ये लास्ट वोचर का नंबर है, और वोचर की डेट क्या थी। यानी ये तो नहीं है कि 6 महीने पहले आया हो या साल पहले आया हो, ये 2 दिन पहले आया, 10 दिन पहले आया, तो ये आपको डेट बता देगा। इसके बाद जब ये आया था तो उसमें हमें क्या रेट लगा था, कितने पीस हमने उसके अंदर, क्योंकि ये डमी है इसलिए आप ये ना समझिएगा कि 25 रुपए का है। लेकिन ये है कि ये 25 रुपए उस वोचर में मैंने उसकी एंट्री डाली हुई थी, और उसकी क्वांटिटी 10 ली हुई थी, स्कीम उसके ऊपर कोई नहीं था, डिस्काउंट कोई नहीं था, और जीएसटी कोई नहीं था। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये सप्लायर आपको कुछ चीज़ महंगी तो नहीं दे रहा। अच्छा, इसके साथ आपने ये देखना हो, लास्ट प्राइस देख ली है, उसके बाद ये सेल प्राइस और क्वांटिटी डिस्काउंट का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये है कि जब ये आइटम आप परचेज कर रहे हैं तो आपको ये कैसे पता चले कि ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं मौजूद। ये नहीं कि ये भी हो सकता है कि एक चीज़ आपके पास पहले इतनी पड़ी हो, आप मजीद यहाँ पे डाल रहे हो, क्योंकि इतने बड़े स्टोर में आप इंडिविजुअल आइटम्स को जाके फिजिकली चेक नहीं कर सकते कौन सी चीज़ कितनी पड़ी हुई है। तो उसको रीचेक करने के लिए इसी स्टेज के ऊपर, बजाय से कि इनवाइस आप डाल के सप्लायर के उसको रिसीव कर लें, आप जहाँ पे डालेंगे सिस्टम पहले बता देगा कि ये आइटम जो है आपके पास पहले से 8 पीस पड़े हैं, 10 पीस पड़े हैं, 20 पीस पड़े हैं, तो यहाँ पे आपको ये सिस्टम ये बता देगा कि ये कितने पीस आपके पास पड़े हुए हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं जी अगली स्लाइड के ऊपर कि जो लोकेशन है, हम यहाँ पे हैं जी। अभी देखें सेव आपका डिसेबल, आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, अक्सर लोग ये करते हैं जी यहाँ पे क्लिक करें जी, वो क्लिक नहीं हो रहा, तो ये आपको क्लिक से नहीं करने देगा। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, यहाँ से मूव करेगा, अब ये देखें अब ये एक्टिव हो गया। जो इसके ऊपर फोकस होगा वो खुद एक्टिव हो जाएगा, उससे पहले वो एक्टिव नहीं होगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने फिल करवानी होती है। अच्छा, जब आप ये आइटम डाल रहे हैं यहाँ पे आप देखें, तो आपके पास दो लोकेशन के ऊपर ये आइटम्स पड़ा हुआ है। ये देखें 10 पीस मैंने डाले थे,
G1 के अंदर 5 पड़े हुए और शार्प के अंदर ये 5 पड़े हुए हैं। ये ऑलरेडी आपको बता रहा है कि ये 5 पड़े हुए हैं। मैंने सेव किया तो यहाँ पे आ गया जी लोकेशन। आपके पास देखें जी कि जो टोटल क्वांटिटी है वो है 26 पीस। 26 पीस कौन से हैं जी? वो हमारे पास ये हैं, ये 26 पीस हैं। अब हमने लोकेशन के ऊपर भी इतने ही डिवाइड करने हैं कि वो 26 पीस ही हो, ना कम हो सकते हैं ना ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने कहा जी G1 के अंदर आप 10 पीस डाल दें, G2 के अंदर आप 10 पीस डाल दें और जो शॉप है उसके अंदर आप 6 पीस डाल दें। अब देखें अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा, जो ही तो ये सेव भी, जो ये सेव है आप देखें ये एक्टिव हो गया और उसको पता चल गया कि ये दोनों मेरी मैच कर गई। जब ये दोनों मैच कर गई मैं सेव करूंगा तो वो ये आगे इसके बाद वो कहता है कि मजीद आइटम करना है जी। मैंने कहा जी ठीक है, आप डालडा का मैं ले लेता हूँ, ये मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ जी। डालडा घी